में वक्त लगाने का यही सिला है। 5वें बाब सबक 4 कॉरपोरेशन की तारीख और उसकी ताकत। मुझे याद है कि स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके हम जूलियों की कहानी सुनाई गई थी। मेरे उस्ताद को ये एक खूबसूरत कहानी लगती थी, एक रोमानवी हीरो की जो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था। मेरे रिच डैड की नजर में रॉबिन हुड कोई हीरो ना था, वो उसे चोर कहते थे। रॉबिन हुड तो रुखसत हो गया, लेकिन उसके पैरोकार आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीर इसका खर्च क्यों नहीं उठाते। अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और वो गरीबों को दिया जाए। यही रॉबिन हुड का ख्याल, यानी अमीरों से लेकर गरीबों को देना, गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का सबब बना है। मुतवस्सित तबका इतना ज्यादा टैक्स इसीलिए देता है क्योंकि रॉबिन हुड का नजरिया हमारे मुआशरे पर हावी है। असल हकीकत यह है कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगता, गरीबों का बोझ मुतवस्सित तबका उठाता है, खास तौर पर पढ़ा लिखा ऊंची आमदनी वाला मुतवस्सित तबका। ये समझने के लिए कि सब कुछ कैसे होता है, हमें तारीखी पसमंजर देखना होगा, टैक्सों की तारीख पर नजर डालनी होगी। मेरे इंतहाई तालीम याफ्ता अब्बू तालीम की तारीख के माहिर थे, लेकिन रिच डैड खुद को टैक्सों की तारीख का माहिर समझते थे। रिच डैड ने मुझे और माइक को बताया कि इंग्लिस्तान और अमेरिका में इब्तिदा में कोई टैक्स नहीं था। कभी कभार जंगों के खर्चे के लिए आर्जी टैक्स लगाए जाते थे। बादशाह या सदर ऐलान करता और सबसे चंदा मांगता। बर्तानिया में नेपोलियन के खिलाफ जंग के लिए 1799 से 1816 तक टैक्स लगाए गए और अमेरिका में खाना जंगी के खर्चे के लिए 1861 से 1865 तक टैक्स लगाए गए। 1874 में इंग्लिस्तान ने आमदनी पर मुस्तकिल टैक्स लगा दिया। 1813 में अमेरिका में भी आइन की 16वीं तरमीम के जरिए आमदनी का टैक्स मुस्तकिल हो गया। एक वक्त था जब अमरीकी टैक्सों के खिलाफ थे। चाय पर जरूरत से ज्यादा टैक्स ने बॉस्टन हार्बर में मशहूर टी पार्टी को जन्म दिया, जिसने इनकलाबी जंग को भड़काने में अहम किरदार अदा किया। इंग्लिस्तान और अमेरिका दोनों में मुस्तकिल आमदनी के टैक्स का ख्याल अवाम में मकबूल करने में तकरीबन 50-50 साल लगे। ये तारीखी तवारीख ये नहीं बताती कि ये दोनों टैक्स इब्तिदा में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। रिच डैड चाहते थे कि मैं और माइक ये बात अच्छी तरह समझे। उन्होंने बताया कि टैक्स का ख्याल अवाम में इसलिए मकबूल हुआ और अक्सरियत ने इसे इसलिए कबूल किया क्योंकि गरीबों और मुतवस्सित तबके को बताया गया कि ये टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह अवाम ने इस कानून के हक में वोट दिया और ये आईनी तौर पर कानूनी बन गया। अगरचे इसका मकसद अमीरों को सजा देना था, लेकिन हकीकत में इसने उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाया जिन्होंने इसके हक में वोट दिया था, यानी गरीबों और मुतवस्सित तबके को। रिच डैड ने कहा, जब हुकूमत को पैसे का जायका लगा तो भूख बढ़ती गई। तुम्हारे अब्बू और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक सरकारी अफसर हैं और मैं एक सरमायादार। हमें मुआवजा मिलता है और हमारी कामयाबी मुख्तलिफ रवैयों से नापी जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोग भर्ती करने पर तनख्वाह मिलती है। जितना ज्यादा खर्च करें और जितने ज्यादा लोग भर्ती करें, उनका इदारा उतना बड़ा होता है। सरकारी महकमे में इदारे का बड़ा होना ही एहतराम का सबब है। दूसरी तरफ मेरे इदारे में जितने कम लोग भर्ती करूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे सरमायाकार मुझे उतनी ही ज्यादा इज्जत देते हैं। इसीलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं। उनके मकासद ज्यादातर कारोबारी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जैसे हुकूमत बढ़ती है, उसे संभालने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ती है। मेरे पढ़े लिखे अबू दिल से यकीन रखते थे कि हुकूमत को लोगों की मदद करनी चाहिए। वो जॉन एफ कैनेडी और खास तौर पर पीस कॉर के ख्याल से मोहब्बत करते थे। वो इस ख्याल से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने और अमी ने मिलकर मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन जाने वाले रजाकारों को पीस कॉर के लिए तरबियत दी। वो हमेशा ज्यादा ग्रांट और बजट में इजाफे की कोशिश करते ताकि वो ज्यादा लोग भर्ती कर सकें, खा महकमा तालीम में अपनी नौकरी हो या पीस कॉर में। यही उनका काम था। जब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी, रिच डैड से सुनता कि सरकारी मुलाजमीन सुस्त और चोर होते हैं, और पुअर डैड से सुनता कि अमीर लोग लालची बेईमान हैं जिन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। दोनों के अपने अपने दलाइल थे। शहर के सबसे बड़े सरमायादार के यहाँ काम करना और घर आकर एक नामवर सरकारी रहनुमा बाप के पास बैठना मुश्किल था। किसी पर यकीन करना आसान नहीं था। लेकिन जब आप टैक्सों की तारीख पढ़ते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा, टैक्सों की मंजूरी इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि अवाम रॉबिन हुड वाली माशी सोच पर यकीन रखते थे, यानी अमीरों से लो और बाकी सबको दो। मसला ये था कि हुकूमत की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मुतवस्सित तबके पर भी टैक्स लगाना जरूरी हो गया और वहां से ये सिलसिला रस्ते रस्ते नीचे आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसमें मौका देखा। वो उसी कवानीन के तहत नहीं खेलते,
जैसा कि मैंने बताया, अमीरों को पहले से कॉरपोरेशन का इल्म था, जो बहरी जहाजों के दौर में मकबूल हुई। अमीरों ने कॉरपोरेशन इसलिए बनाई ताकि हर सफर के खतरे को असासों तक महदूद किया जा सके। अमीर कॉरपोरेशन में पैसा लगाकर सफर को फाइनेंस करते। कॉरपोरेशन फिर एक अमला किराए पर लेती जो नई दुनिया में खजाना तलाश करने जाता। अगर जहाज डूब जाता तो अमले की जानें जाती, लेकिन अमीरों का नुकसान सिर्फ इतना होता जितना उन्होंने इस खास सफर में लगाया था। आने वाला खाका ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट ढांचा आपके जाती आमदनी के बयान और बैलेंस शीट से बाहर कैसे होता है। अमीर कैसे खेलते हैं, इखराजात से कम या घटाया जाता है असासे आमदनी जाती कॉर्पोरेशन के जरिए। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत का इल्म ही अमीरों को गरीबों और मुतवस्सित तबके के मुकाबले में बहुत बड़ा फायदा देता है। दो बापों के दरमियान पलते हुए, एक सोशलिस्ट और दूसरे सरमायादार। मैंने जल्द समझ लिया कि सरमायादार का फलसफा मुझे माली लिहाज से ज्यादा समझ में आता है। मुझे लगा कि सोशलिस्ट बालाखिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनके पास माली तालीम नहीं होती। अमीरों से छीनों वाली टोली जो भी सोचती, अमीर हमेशा उन्हें चकमा देने का रास्ता निकाल लेते। इसी तरह बालाखिर टैक्स मुतवस्सित तबके पर आ पड़ा। अमीरों ने दानिश्वरों को मात दी महज इसलिए कि उन्हें पैसे की ताकत का इल्म था, एक ऐसा मौजू जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीरों ने दानिश्वरों को कैसे मात दी? जब अमीरों से टैक्स लो का कानून पास हुआ तो पैसा हुकूमती खजाने में बहने लगा। इब्तिदा में लोग खुश थे। पैसा सरकारी मुलाजिमीन और अमीरों को दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों और पेंशन की सूरत में मिला, अमीरों को उनकी फैक्ट्रियों को सरकारी ठेकों की सूरत में मिला। हुकूमत पैसे का एक बड़ा तालाब बन गई, लेकिन मसला इस पैसे के मालियाती इंतजाम का था। वाकई कोई दोबारा गर्दिश नहीं होती। दूसरे लफ्जों में हुकूमती पॉलिसी ये थी कि अगर आप सरकारी अफसर हैं तो फाजिल रकम ना रहने दें। अगर आप अपना मुख्तस बजट खर्च ना करें तो अगले बजट में उसे खो देते हैं। किफायत शुआरी के लिए कभी तारीफ नहीं मिलती। दूसरी तरफ कारोबारी लोगों को फाजिल रकम रखने पर इनाम मिलता है और किफायत शुआरी पर पहचाना जाता है। जैसे जैसे हुकूमती अखराजात का ये चक्कर बढ़ता गया, पैसे की तलब बढ़ी और अमीरों पर टैक्स लगाओ का ख्याल अब निचली आमदनी की सतहों तक आने लगा, यहाँ तक कि उन्हीं लोगों तक जिन्होंने इसके हक में वोट दिया था, यानी गरीबों और मुतवस्सित तबके तक। हकीकी सरमायादारों ने अपनी माली जहानत से बचने का रास्ता ढूंढ लिया। वो वापस कॉरपोरेशन की पनाह में चले गए। कॉरपोरेशन अमीरों की हिफाजत करती है। लेकिन जिन लोगों ने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाई वो ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन कोई चीज नहीं होती। कॉरपोरेशन महज कुछ कानूनी दस्तावेजात वाला एक फाइल फोल्डर है जो किसी वकील के दफ्तर में पड़ा है और किसी रियासती सरकारी इदारे में रजिस्टर्ड है। ये कोई बड़ी इमारत नहीं जिस पर कॉरपोरेशन का नाम लिखा हो। ये कोई फैक्ट्री है लोगों का ग्रुह नहीं। कॉरपोरेशन महज एक कानूनी दस्तावेज है जो रूह के बगैर एक कानूनी हस्ती तख्लीक करती है। अमीरों की दौलत एक बार फिर महफूज हो गई। एक बार फिर कॉरपोरेशन का इस्तेमाल मकबूल हो गया जब मुस्तकिल आमदनी के कवानीन पास हुए, क्योंकि कॉरपोरेशन की आमदनी पर टैक्स की शरह इनफरादी आमदनी के टैक्स की शरह से कम थी। इसके अलावा जैसा कि पहले बयान किया गया, कॉरपोरेशन के अंदर टैक्स से पहले के रुपों से कुछ अखराजात अदा किए जा सकते थे। अमीरों और गैर अमीरों के दरमियान ये जंग सैकड़ों साल से जारी है। ये अमीरों से लो वालों और अमीरों के दरमियान मार्का है। ये लड़ाई जब भी और जहां भी कवानीन बनाए जाते हैं जारी रहती है। ये लड़ाई हमेशा रहेगी। मसला ये है कि हारने वाले वो हैं जिन्हें खबर नहीं, वो जो रोज सुबह उठकर मेहनत से काम पर जाते हैं और टैक्स अदा करते हैं। अगर वो बस ये समझ लेते कि अमीर ये खेल कैसे खेलते हैं तो वो भी खेल सकते थे, फिर वो अपनी माली आजादी की राह पर होते। इसीलिए मैं कांप उठता हूं जब कोई वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल जाने और महफूज नौकरी ढूंढने का मशवरा देते हैं। माली सलाहियत के बगैर महफूज नौकरी वाले मुलाजिम के लिए कोई फरार नहीं है। आज के औसत अमरीकी 5 से 6 महीने हुकूमत के लिए काम करते हैं, कबल इसके कि वो अपने टैक्स पूरे कर सकें। मेरी राय में ये बहुत तवील अरसा है। जितना ज्यादा काम करो उतना ज्यादा हुकूमत को दो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अमीरों से लो का ख्याल उन्हीं लोगों पर उल्टा पड़ा जिन्होंने इसके हक में वोट दिया। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं, अमीर खामोशी से नहीं बैठते, वो रद्द अमल देते हैं। उनके पास तब्दीली के लिए पैसा, ताकत और इरादा है। वो बस बैठकर खुशी खुशी ज्यादा टैक्स नहीं देते, वो टैक्स का बोझ कम करने के तरीके ढूंढते हैं। वो ज़हीन वकील और अकाउंटेंट रखते हैं और सियासतदानों को कवानीन बदलने या कानूनी गुंजाइशें बनाने पर आमादा करते हैं। उनके पास तब्दीली लाने के वसाइल हैं। अमेरिका का टैक्स कोड भी टैक्स बचाने के और तरीके पेश करता है। इनमें से ज्यादातर सहूलतें सबके लिए दस्तयाब हैं, लेकिन अमूमन अमीर ही उन्हें ढूंढते हैं क्योंकि वो अपने कारोबार की फिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर 1331 अमेरिकी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 1331 की इस्तलाह है जो रियल एस्टेट बेचने वाले को कैपिटल गेन का टैक्स अदा करने में ताखीर की इजाजत देती है, यानी वो इस रकम को एक महंगी रियल एस्टेट में लगाकर फौरी टैक्स से बच सकता है।
रियल एस्टेट एक ऐसी सरमायाकारी है जो ऐसे जबरदस्त टैक्सी फवायद देती है। जब तक आप कदर में बढ़ती जायदाद में तिजारत करते रहें, आपको फायदे पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ तक कि आप उसे नकद कर लें। जो लोग कानूनी तौर पर दस्तयाब इन टैक्स फवायद से फायदा नहीं उठाते, वो अपने असासों का खाना बनाने का एक बड़ा मौका गंवा देते हैं। गरीबों और मुतवस्सित तबके के पास ये वसाइल नहीं होते। वो बैठे रहते हैं और हुकूमत की सुइयां अपनी रगों में घुसने देते हैं और खून देने लगते हैं। आज मुझे मुसलसल ये देखकर हैरत होती है कि कितने लोग ज्यादा टैक्स देते हैं या कम कटौतियां करते हैं, महज इसलिए कि वो हुकूमत से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि सरकारी टैक्स अफसर कितना खौफनाक और डरा देने वाला हो सकता है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके कारोबार बंद कर दिए गए और तबाह हो गए, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये हुकूमत की गलती थी। मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन जनवरी से मई के वस्त तक काम करने की कीमत इस डर के लिए बहुत ज्यादा है। मेरे पुअर डैड ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, मेरे रिच डैड ने भी नहीं दिया। उन्होंने बस खेल ज्यादा होशियारी से खेला, और ये उन्होंने कॉरपोरेशन के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। आपको शायद रिच डैड से सीखा हुआ मेरा पहला सबक याद हो। मैं 9 साल का छोटा लड़का था और उन्हें इंतजार करता था कि कब वो मुझसे बात करें। मैं अक्सर उनके दफ्तर में बैठा रहता, इंतजार करता कि वो मेरी तरफ आए। वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को महसूस करूं और एक दिन खुद भी ये ताकत हासिल करने की ख्वाहिश रखूं। जितने बरसों तक मैंने उनसे सीखा, वो हमेशा मुझे याद दिलाते कि इल्म ही ताकत है और पैसे के साथ बड़ी ताकत आती है, जिसके लिए उसे संभालने और बढ़ाने का दुरुस्त इल्म जरूरी है। इस इल्म के बगैर दुनिया आपको धकेलती रहती है। रिच डैड बार बार मुझे और माइक को याद दिलाते कि सबसे बड़ा गुंडा ना मालिक है ना सुपरवाइजर, बल्कि टैक्स वसूल करने वाला। टैक्स वाला हमेशा और लेता जाएगा अगर आप उसे लेने दें। मेरे लिए पैसे को काम पर लगाने का पहला सबक पैसे के लिए काम करने के बजाय दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो ताकत अपने आजर को दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे तो ताकत आपके हाथ में रहती है। जब हमें पैसे को अपने लिए काम कराने की ताकत का इल्म हो गया, तो वो चाहते थे कि हम माली लिहाज से होशियार हों और गुंडों को हमें धकेलने ना दें। कानून और निजाम को समझना जरूरी है। अगर आपको इल्म नहीं तो आसानी से दबाया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का मौका है। इसीलिए वो ज़हीन टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना मुआवजा देते थे। उन्हें अदायगी करना हुकूमत को अदा करने से सस्ता था। उनका बेहतरीन सबक जो मैंने ज्यादातर जिंदगी में इस्तेमाल किया, ये था कि होशियार रहो और तुम्हें इतना कम